प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यूरिन फिल्ट्रेशन थोड़ा सा समझाया था। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, आपको बहुत ध्यान से अगर इस डायग्राम को एनालाइज करने को बोला जाए तो उसमें पॉइंट नंबर 1 जो डे 1 से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें एक सबसे सिंपल सी बात ये है कि यहाँ से जो अपर पोर्शन है ये कॉर्टिकल जोन में है। इसका क्या बेनिफिट होगा कि ये देखिए आपके पास बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ डीसीटी है और ये पीसीटी का पार्ट और पोर्शन है। तो शुरू में मैंने आपको सिखाया कि चाहे ये वुमेन्स कैप्सूल हो, चाहे पीसीटी हो, चाहे डीसीटी हो, ये सारे पोर्शन कहाँ आते हैं? कॉर्टिकल जोन में आते हैं। ठीक है। फिर आपने सीखा कि ये जो हेनलेज लूप वाला पोर्शन है, ये पोर्शन हेनलेज लूप का है और ये पोर्शन वैसा रेक्टा का है। वैसे तो इसके साथ पैरेलल होना चाहिए था, लेकिन ये समझाने के लिए आपको यहाँ पे सेपरेट करके बनाया गया। अब अगर थोड़ा ध्यान से और नोटिस करेंगे, इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें हिडन है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे एरो का डायरेक्शन आप देखिए। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर ये जो हेनलेज लूप है डिसेंडिंग, तो उसमें डायरेक्शन क्या बोलेंगे आप? अपवर्ड टू डाउनवर्ड बोलेंगे या डाउनवर्ड टू अपवर्ड बोलेंगे? क्या बोलेंगे? From upward to downward. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जो वैसा रेक्टा इसके साथ लिपटा हुआ चलेगा, अब जैसे आपको सिंपल ऐसे स्ट्रेट बना दिया जाता है ना, एक्चुअल में उतना स्ट्रेट और उतना सीधा ये होता नहीं है, जो कि मैं डे 1 से आपको बोलती आ रही हूँ। एक्चुअल में उसके पैरेलल और उसके अलोंग ये वैसा रेक्टा क्या करता है? रन करता है, क्योंकि दोनों के बीच में एक्सचेंज का काम चलना है। चाहे आपका क्या हो यहाँ पे, नेफ्रॉन हो चाहे आपका वैसा रेक्टा हो, दोनों के बीच में, दोनों आपस में एक्सचेंज का काम हमेशा ही करते रहते हैं। ऐसा नहीं एक बार चला तो बाकी नहीं होगा, ये इस तरीके से एक्चुअली होता है। मैं आपको एक इमेज शो करती हूँ, जिससे कुछ क्या बहुत हद तक आपको समझ आएगा। ये आपको ना सिंप्लीफाई करके सिर्फ समझने के पर्पज से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा शो किया जाता है। इतना सिंपल ये होता नहीं है, एक्चुअली ऐसे पैरेलल होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, ताकि वैसा रेक्टा जो है इस फिराक में रहेगा कि जैसे ही मुझे नेफ्रॉन से कोई भी चीज मिले तो मैं क्या करूँ, उसको मैं ग्रेस कर सकूं। और ये वैसा रेक्टा और आपका जो नेफ्रॉन है, इसके बीच में यहाँ पे एक्सचेंज का काम चलता रहता है। तो क्या ये इतना सीधा आपको दिख रहा है जैसा आपने अभी तक इमेज में देख रखा? नहीं, ये उतना सिंपल नहीं है, उतना सीधा ये नहीं है। यहाँ पे देखिए कैसे इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल चलता है, इसके ऐसे सुपर कॉइल करता हुआ ये चलेगा वैसा रेक्टा। तो ये यहाँ पे जो कैपिलरीज का पूरा क्या है, ये बंच जो है, इसमें एक भी मौका नहीं छोड़ा है कि हाँ कोई अगर इम्पोर्टेंट चीज हो जो कि नेफ्रॉन अपने थ्रू पास करके लेके आगे जाना चाहता है, ये उसको जाने नहीं देगा। लेकिन अब अगर ऐसे करके आपको समझाया जाए तो वहां पे आपको ये ऑस्मोलैरिटी समझ नहीं आएगी। उस पर्पज से क्या किया जाता है, इस वैसा रेक्टा को सेपरेट करके अलग कर दिया जाता है। या तो अलग कर दिया जाए या इसके पैरेलल ही इस तरीके से डायग्राम बना दिया जाए। मैंने एक और डायग्राम आपको शो करा था, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो है। या फिर आपको ऐसा किया जाए समझाने के पर्पज से या समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आपको पूरे वर्ल्ड में किसी भी बायो की बुक में जो ये डेटा आपको 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से यहाँ जो 300 to 1200 रन कर रहा है, कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसमें आपको ऐसा बोल दे कि ये 100 to 1400 चला जाएगा या फिर ये 150 to 1350 चला जाएगा। नहीं, इसको जब भी ये एक दूसरा इमेज है और ये अगर आपके एनसीईआरटी की बात हम करें, तो दोनों ही केसेस में क्या है कि ये कहाँ से कहाँ तक डेटा रन करता है, 300 to 1200। तो जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि अगर आपको इतना याद होता है कि ये डेटा जो है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक रन करता है, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 300 to 1200, 400 to 1600, 500 to 1500। तो आपको उसमें मार्क क्या करना है, 300 to 1200। और इसका काम है, इतने लेवल में ये मेंटेन करके चलता है कि थोड़ा सा अप डाउन डेटा जो है वो लिखा जाता है, क्योंकि इसके पैरेलल में वैसा रेक्टा रन जरूर करता है, लेकिन जो ये देगा वही ये लेगा और जो ये देगा वही ये लेगा। ठीक है। तो जिसकी वजह से ये दोनों क्या है, सिमिलर मेंटेन करते हुए आगे 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 चलते हैं। ठीक है। तो जिसके
ये मैंने आपको पिछली क्लास में ये सिखाया था कि ये जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मार्क किया गया है कि जब हम कॉर्टिकल जोन से, अच्छा हाँ, एक और चीज मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछा भी था और आपको मैंने सिखाया भी था। स्टेटमेंट दिया जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम कॉर्टेक्स टुवर्ड्स मेडुला या फिर मेडुला टुवर्ड्स कॉर्टेक्स, तो क्या बोलेंगे? मैम फ्रॉम कॉर्टेक्स टुवर्ड्स Cortex मेडुला। towards medulla. ठीक है, वेरी गुड। सबको दिख रहा है कि डायरेक्शन इज दिस, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो आपको यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ये आप खुद से लिख सकते हैं, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है इसकी। वही देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करा गया है कि ये यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है, तो टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इधर की तरफ ये क्या है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे बात बोली भी जा रही है, इन द इनर मेडुला। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रेडियंट जो है ये कॉज करने का, मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का काम कौन करेंगे? वहां पे हम सोडियम क्लोराइड का और यूरिया का नाम याद रखते हैं। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो है, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, अब जब ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है, अब ध्यान से देखिए क्योंकि ये पार्ट मैंने जल्दी जल्दी कराया था, तो मैं दोबारा इसको करके फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अब इसको एक साथ कंपेयर कीजिए। तो एक आपका क्या है, ये देखिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप ये है, इतना तो क्लियर है सबको? तो फिर वैसा रेक्टा का हम क्या बोले, इसको असेंडिंग बोले या डिसेंडिंग बोले? अगर ये असेंडिंग है तो ये क्या है? Descending. डिसेंडिंग। ठीक है, दिख रहा है सबको? तो ये अगर असेंडिंग पार्ट है तो ये डिसेंडिंग पार्ट है। तो यहाँ अगर सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होगा तो ये सोडियम क्लोराइड का डायरेक्शन देखिए, ये ले रहा है, ये कह रहा है ठीक है तुम दे रहे हो तो मुझे दे दो, कहाँ इसको वापस दिए जा रहे हैं। तो एक यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो सोडियम क्लोराइड का ट्रांसपोर्टेशन असेंडिंग लिम्ब के द्वारा किया गया है, उसको फिर वापस किसने लिया है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा ने लिया है। तो मैंने आपको सिंपल सी क्या बात बोली, क्योंकि दोनों पैरेलल चलते हैं, तो दोनों के पैरेलल चलने की वजह से जो चीजें हेनलेज लूप देगा उसको वैसा रेक्टा लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे NaCl के बारे में जब बात आती है, तो NaCl जो है, तो जो असेंडिंग पोर्शन है वैसा रेक्टा का, डिसेंडिंग वाले ने तो ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा था उसने ले लिया, बोला ठीक है मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। फिर डिसेंडिंग है तो असेंडिंग की तरफ तो ऊपर की तरफ तो भागेगा ना। फिर NaCl जो है असेंडिंग पोर्शन ने बोला ना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, तो जो इंटरस्टिशियम है, मतलब मेडुला वाला पोर्शन, ऐसे समझिए। देखिए जब यहाँ पे इसने क्या किया, उसको लिया NaCl को, फिर यहाँ पे देखिए NaCl आपको यहाँ पे बाहर भागता हुआ नजर आ रहा है, ये बाहर की तरफ वापस भागता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कौन सा पोर्शन है? कॉर्टिकल तो है नहीं। आपने तो शुरुआत में ही पढ़ाई कर रखी है कि जो हेनलेज लूप वाला पार्ट है आपका, या वैसा रेक्टा वाला जो पार्ट है, वो मेजोरिटी पोर्शन उसका कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर रिलीज होगा, सोडियम क्लोराइड के बाहर रिलीज होने की वजह से ये मेडुला का जो इंटरस्टिशियम है उसमें सोडियम क्लोराइड जो है अब जाके प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो जो लिया फिर वापस उसको मेडुला के इंटरस्टिशियम को दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कहानी थी किसकी? सोडियम क्लोराइड की, बस इतनी कहानी थी। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे यूरिया की बात करते हैं। अब यूरिया के बारे में जब आप समझना स्टार्ट करते हैं, तो यूरिया क्या करेगा, जो असेंडिंग लिम्ब है लेकिन किसका? हेनलेज लूप का। ठीक है, तो ये असेंडिंग लिम्ब जो है हेनलेज लूप का, उसमें एंटर होगा। फिर यहाँ पे जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसके आसपास के इंटरस्टिशियम को ये वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, जो यूरिया है आपके पास क्या है? यूरिया है। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब है उसको दिया भी जाएगा और फिर वापस क्या किया जाएगा, ये जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या है? ये जो रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। फिर जब यहाँ से आगे पास होना होगा तो पूरा तो ये रिलीज करेगा नहीं। तो ये मेडुला का जो ये ऐसे व्हाइट स्पेस सब क्या है, ये अगर मैं बात करूँ तो ये सब क्या है? तो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम है और क्या?
तो यहाँ पे देखिए ये जो सम अमाउंट ऑफ यूरिया है ये मेडुला के इंटरस्टिशियम को वापस कर दिया जाता है, बोला जाता है भाई ये लो, हमें इतने की जरूरत तो है नहीं जितना तुम दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये ट्रांसपोर्टेड बैक हो गया, ठीक है, किसके द्वारा, तो कलेक्टिंग फ्लूइड के द्वारा। दिख रहा है आपको, अभी भी देखा आपने डायग्राम, ठीक है। तो इन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन इतने स्पेशल तरीके से करके रखा हुआ है कि ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के साथ साथ ये दूसरा काम कौन सा कर रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी काम कर रहा है, फिर भी इन्होंने ग्रेडियंट को मेंटेन करके वहां पे रखा हुआ, ठीक है। मतलब इस लेवल से लेके इस लेवल तक कहीं भी नापा तोला जाए, मेजर किया जाए, तो हमेशा वो 300 ही रेट आएगा। अब ये इतने डिसिप्लिन मैनर में चलता है कि अगर आप यहाँ पे लोअर पार्ट में देखते हैं तो आपको 1200 का ही डेटा मिलेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा था, बट ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे के दिमाग में कहीं कोई डाउट हो, तो मैंने इसको वापस क्लियर किया है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे यहाँ पे आपके पास एक पोर्शन आता है दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। और ये पार्ट अभी तक आपने जितना पढ़ा और जितना सीखा है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रीजन क्या है, उसमें एक बार आपने सीख लिया, समझ लिया कि किस चीज के द्वारा क्या सिक्रीट होना है, क्या मेंटेन होना है, बस उतना ही, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपको क्या सीखना। हाँ, अभी आप जैसे बोल रहे हैं ना कि हमें इसके बाद 22 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, तो उस वो पूरा चैप्टर आपके पास क्या है, वहाँ पे हार्मोन रेगुलेशन का ही चैप्टर है। तो ये अभी तुरंत का इंस्टेंटली जो आपका ये पढ़ा हुआ है, तो ये आपको आखिरी चैप्टर में भी काम दे रहा है। अगर ये याद नहीं रहेगा, वहाँ आपको मेहनत, आपको क्या, मुझे मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। ये पूरा एज इट इज उठ के, क्योंकि वहाँ भी जब आप किडनी फंक्शन के रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा कि कौन सा हार्मोन कहाँ किस तरीके से अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। तो किडनी के फंक्शन को जब आप समझना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात मैंने आपको समझाते वक्त कौन सी बात बताई थी कि आपकी बॉडी से अगर एक्सेस फ्लूइड लॉस होता है, तब भी आपका किडनी एक फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा हो गया, किसी ने बहुत ज्यादा एल्कोहल कंजम्पशन कर लिया, किसी ने एक्सेस हद से ज्यादा पानी पी लिया, हद से ज्यादा बहुत ज्यादा पानी अगर पी लिया, आपको एक बार और मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, अगर आप एक बार में सुबह सुबह उठ के आपको किसी ने बोला आपने पूरा 2 लीटर पानी जो है वो पी लिया, मतलब विद इन 1 आवर, आपका किडनी जो है उसको जितना फ्लूइड दिया जाता है उसमें से वो मेजर कर लेता है कि हाँ मुझे कितना यूरिन यहाँ से एक्सक्रीट आउट करना है। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि दिन भर आपको यूरिनेशन की अर्ज होगी। और अगर आप उसी को पूरे डे में सिप सिप करके पीते रहेंगे, मतलब आपने फिर एक सिप लिया, फिर उसके बाद मान लीजिए आप 15 मिनट कोई काम करने लगे, फिर आपने, तो ज्यादा बढ़िया और हेल्दी किसको माना जाता है, जो आप बिल्कुल फ्रेगमेंट्स में सिप करके पानी पीते हैं, ठीक है। उसका एक दूसरा लॉजिक ये भी है, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हमारा जो सलाइवा है, तो इस सलाइवा में खासियत क्या है कि अगर ये सलाइवा उस पानी के साथ मिक्स होके जाता है, तो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा इनहेंस कर देता है, इसमें भी एंजाइम्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से। तो पानी जो है, अगर आपने बहुत ज्यादा कंज्यूम किया तो बॉडी में तो ज्यादा फ्लूइड हो गया, किडनी ने तो देख लिया कि हाँ भाई बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है, मुझे यहाँ पे बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम के हिसाब से अपना काम करना है, ठीक है। वोमिटिंग हुई, जब एक्सेस लॉस हुआ तो वहां भी काम करेगा। इसको दोनों मैकेनिज्म फॉलो करना है। दोनों मैकेनिज्म फॉलो करने का क्या मतलब है, अगर आपके बॉडी से एक्सेस फ्लूइड लॉस हुआ तब भी एक्टिवेटेड होगा, अगर फ्लूइड ज्यादा हो गया तब भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है कि जो आपके किडनी की फंक्शनिंग है और जो एफिशिएंसी है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपका हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। मतलब फीडबैक मैकेनिज्म में सारा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, हार्मोन, और इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि कहीं पे अगर हार्मोन एबनॉर्मेलिटी हो जाए तो तरह तरह के डिजॉर्डर डिजीज होने स्टार्ट हो जाते हैं।
मैंने आपको जुक्स्टाक्लोमेडुलर एपरेटस समझा रखा है, ठीक है। ये भी काम करेगा, हार्ट भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो ब्लड को पंप करने का काम तो यही कर रहा है ना, असली तो यहीं से पता चलता है सब कुछ, ठीक है। और जो आपके बॉडी के जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है ना, वो तुरंत एक्टिवेटेड हो जाते हैं। कैसे एक्टिवेटेड? तब होंगे जब किडनी को फेस करना पड़ेगा जो ब्लड का वॉल्यूम है ना, जो उसको फिल्टर करने को दिया जा रहा है। अगर उसको ज्यादा फील होगा तब भी एक्टिवेटेड हो जाएगा, अगर कम होगा तब भी एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो पहला फीडबैक मैकेनिज्म है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। कहानी ये है, किसी पर्सन को अगर वोमिटिंग हुआ, लूज मोशन हो गया और बॉडी से एक्सेस फ्लूइड लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ हम किडनी की बात के साथ साथ अब ब्रेन का भी पोर्शन उठा के ला रहे हैं। तो फ्लूइड लॉस कहाँ हो रहा था? आपकी बॉडी से, चाहे एक्सेस स्वेटिंग ही क्यों ना हो जाए, उसको भी ऐड कर लीजिए उसमें। पता चला कोई ऐसा फार्मर है जो खेतों में काम कर रहा है, बहुत ज्यादा बेचारे को स्वेटिंग हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, पानी पी ही नहीं रहा, तो उस केस में भी फ्लूइड लॉस तो है बॉडी से, ठीक है। तुरंत आपका जो हाइपोथैलेमस है उसको स्टिमुलेट किया जाता है। क्यों स्टिमुलेट किया जाता है? इसको बोला जाता है कि तुम एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करो। क्या यहाँ पे बोलने का मतलब निकला कि जो हार्मोन एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को शॉर्ट में हम लोग एडीएच कहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो आपका एडीएच है, कौन है? एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो आपका है। तो एडीएच को सिक्रीट करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्रेन का। फ्लूइड लॉस के कौन से तरीके से? बहुत सारे तरीके से। एक्टिवेटेड कौन हुआ? आपका हाइपोथैलेमस हुआ। क्यों एक्टिवेटेड हुआ? भाई फ्लूइड लॉस हो गया। और एडीएच का ही दूसरा नाम वेसोप्रेसिन है। एडीएच का ही दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन है, ठीक है। तो वेसोप्रेसिन जो है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से होता है। कहाँ से होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगर आपको पोजीशन नहीं पता तो आप ये देख लीजिए डायग्राम, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, ये वैसे भी मैं आपको पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वापस मैं आपको 22nd चैप्टर में देने वाली हूँ। तो आपको अभी सिर्फ इतनी बात समझनी है कि जब आप इस पूरे हाइपोथैलेमस और उसके साथ लगे हुए पिट्यूटरी ग्लैंड को देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूरा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये जो स्टेम लाइक पार्ट है ना उसको पिट्यूटरी स्टॉक बोला जाता है। सब पढ़ना है आपको। 22वें चैप्टर में आपको सब कुछ पढ़ना है कि जो यहाँ पे ये एक पार्ट है आपका इंटीरियर वाला, उसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये बैक वाला जो है इसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। सब कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, चाहे पार्ट्स डिस्टैलिस हो, चाहे पार्ट्स इंटरमीडिया हो, सब वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अभी आपको फिलहाल क्या समझना है यहाँ पे? क्या है न्यूरो हाइपोफाइसिस? क्या है? ये वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं। तो जो आपका क्या है यहाँ पे? वेसोप्रेसिन है, उसको कौन सिक्रीट करेगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। कौन करेगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। सवाल ये उठता है, ठीक है सिक्रीशन हो गया, तो क्या होगा? सिक्रीशन हो गया तो ये जो एडीएच है ये इतना स्मार्ट वर्क करता है कि जितना ट्यूबुलर पार्ट है आपका, उस ट्यूबुलर पार्ट के द्वारा वाटर का जम के रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्यों किया जाता है रीअब्जॉर्प्शन? क्योंकि पानी की कमी हुई बॉडी को।
तो वाटर का क्या किया जाता है, तब तक रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है जब तक कि जो वहाँ पे रेट था वो नॉर्मल ना हो जाए। तो उस ये जो पानी की कमी हुई ना, तो इसको हम लोग साधारण भाषा में डायूरेसिस कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको बोले डायूरेसिस हो गया तो समझिए इसको पानी की कमी हो गई। ठीक, फिर सवाल ये उठता है क्या ये रीअब्जॉर्प्शन होता रहेगा क्या? नहीं, जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है मेंटेन हो जाएगा और इंक्रीज, जैसे ही इंक्रीज होना स्टार्ट होगा स्विच ऑफ हो जाएगा। ये जो रिसेप्टर्स, जिस रिसेप्टर ने हाइपोथैलेमस को जाके धक्का मारा था, पुश किया था, बोला कि तुम एडिएट सिक्रीट करो, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोला कि तुम वेसोप्रेसिन सिक्रीट करो, इनको स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, स्विच ऑफ कर दिया गया और जिसकी वजह से एडीएच का जो रिलीज है उसको सप्रेस कर दिया गया। तो ऐसे क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा फीडबैक का सर्किट है ना, ये पूरा का पूरा सर्किट जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एडीएच जो है तरीके से कंट्रोल करता है किडनी के फंक्शन को। तो इसका जो फंक्शन है वो कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट है। कंस्ट्रिक्टरी का मतलब उसको सिकुड़ाने वाला, मतलब इसको सिकोड़ने वाला, मतलब जब उसके डायमीटर को कम करेगा। तो आप किसी चीज के डायमीटर को कम कीजिएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर आप डायमीटर, मान लीजिए आपके छत पे जो पानी की टैंकी लगी हुई उसमें जिस पाइप से पानी जा रहा है, अगर हम उस पाइप के डायमीटर को कम कर दें तो पानी का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीजेस। इंक्रीज होगा, समझ गए? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक दूसरा क्या काम है, अगर कोई आपसे पूछे कि दूसरा ये किस तरीके से काम करता है, तो आपको याद करना है या याद रखना है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है। इसको वैसो कंस्ट्रिक्शन बोला जाता है। कंस्ट्रिक्शन मतलब आपको पता है क्या होना होता है, कोई चीज सिकुड़ता है तो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ये जब कंस्ट्रिक्शन करेगा तो ऑब्वियस है कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब ब्लड वेसल्स का डायमीटर डिक्रीज कर देता है। हाँ, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जब डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो दूसरे तरफ से भी फिर जीएफआर को क्या किया जाता है, यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाता है। जीएफआर क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या हुआ था, बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, पानी कम हो गया, तो जो फिल्ट्रेशन का रेट था वो कम हो गया। तो सब ने मिल के उल्टा काम किया, बोला भाई ऐसा ऐसा करो तो इस कंडीशन को यहाँ पे हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको समझ आया या नहीं समझ आया। ठीक है, अगर आपके बॉडी से एक्सेस फ्लूइड लॉस होता है तो आपके ब्रेन के सबसे पहले किस पार्ट को एक्टिवेट या स्टिमुलेट किया जाता है? मैम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, वेरी गुड। और वेसोप्रेसिन कौन सिक्रीट करता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। न्यूरो हाइपोफाइसिस किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, अभी जो आपने देखा ना छोटा सा मटर के दाने सा होता है, बस समझाने के लिए आपको इतना बड़ा बना हुआ है। अच्छा, एडीएच का जो आपने अभी अभी एडीएच हार्मोन जो रिलीज कराया हाइपोथैलेमस से, उसका पहला क्या काम है? अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, नेफ्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो नेफ्रॉन को क्या करने के लिए बोलता है वो? वाटर एब्जॉर्प्शन। वेरी गुड, ठीक है। पानी को बोलता है तुम ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब करो। ठीक है, ब्लड के वेसल्स पे, कैपिलरीज पे इसका कैसा काम है, उसको क्या करता है ये? डायमीटर डिक्रीज कर देता है। हाँ, कंस्ट्रिक्शन कराएगा, डायमीटर डिक्रीज करेगा। डायमीटर डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगा। मैंने पिछली क्लास में भी बार बार एक ही बात रिपीट करी थी, ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीएफआर। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर घटेगा, जीएफआर घटेगा। अच्छा, ये पैरा याद हो गया सबको? ऑनेस्टली बताएंगे, याद हो गया सबको? Yes, ma'am. अब देखिए, इसके नीचे वाला जो पैरा है ना, ये पढ़ा हुआ है आपका, जो मैं आपको बोल रही थी ना, जो आपने जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस की कहानी जो सुनी थी आपने मेरे से, तो वो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस वाली जो स्टोरी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, और उस स्टोरी में खासियत क्या है कि क्योंकि आपने पहले भी समझ रखा है और आपके दिमाग में तो मेरे ख्याल से ये चीज प्रिंटेड होगी कि व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ
जेजी सेल्स या जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, तो उससे भी आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। Yes, ma'am. हाँ, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की पोजीशनिंग काफी ध्यान से आपने समझा है, सीखा है। Ma'am, point contact between afferent arteriole and ECT. ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है, ठीक है। हमने वहां भी यही सेम पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? जैसे ही ब्लड का जो फ्लो है या फिर किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है, जब वो कम हो जाएगा, जब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अपॉल मतलब जब वो कम होगा तब की बात करी जानी। फिर क्या होगा, ये एक्टिवेट करेगा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को। तो फिर क्या सिक्रीट हुआ था ये भी देख रखा है आपने, रेनिन सिक्रीट हुआ, Renin. लेकिन उसके बाद का नहीं देखा था आपने। अब वहां पे वो तो बीच में था, तो शॉर्ट में एक बता दिया, उसको समझाना भी ये भी था कि जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की पोजीशन क्या है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब ये जेजी सेल्स जो है रेनिन को सिक्रीट किया, लेकिन रेनिन का हम कर क्या रहे थे वो नहीं देखा आपने उस टाइम, ठीक है। इसको समझिएगा ध्यान से। आपके ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन होता है, आपके ब्लड में क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन होता है, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन आपके ब्लड में है, इसको पहले एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया जाता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाता है। पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, एंजियोटेंसिन 1 में और एंजियोटेंसिन 2 में। इसको कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया, ठीक है। देखिए आपके पास है यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन, इसको आपने कन्वर्ट किया है एंजियोटेंसिन 1 and एंजियोटेंसिन 2 इसमें कन्वर्ट किया गया। पहले इतनी बात, अच्छा हाँ एक चीज और मिसिंग है यहाँ पे, हमें इसके लिए रेनिन चाहिए था, मैं यही बोल रही थी। अब देखिए, अब क्रिस्टल क्लियर है, अब समझ आया। हमने इतना Yes, हमने ma'am. पहले शॉर्टकट में, मैंने आपको पहले शॉर्टकट में छोटी सी स्टोरी सुनाई। मैंने बोला कि ये रेनिन क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, उसको नॉर्मल अपने रेट पे लेके आएगा जीएफआर, ठीक है। लेकिन स्टोरी ये है कि ये रेनिन क्यों चाहिए, क्योंकि ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। स्टोरी नंबर 1। अब उसके बाद यहाँ पे अगली बात क्या है कि जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा। फिर आप फंस गए यहाँ पे। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स ये वाला कॉर्टेक्स नहीं है, आप एड्रिनल कॉर्टेक्स है, तो समझिए क्या है। देखिए मैं शो करती हूँ आपको। कॉर्टेक्स मेडुला बायो में 1000 प्लेसेस पे आता है, उससे भी ज्यादा आता है जब आप एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे। और ये सेम सारी स्टोरी जो है आपको 22वें चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप याद रखते हैं अभी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे तो फिर आपको वापस समझना पड़ेगा। 22वें चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया, तुरंत समझ आएगा आपको 10th क्लास में ना, जब फियर एंड फाइटिंग हार्मोन पढ़ाया जा रहा था ना, बोला जा रहा था कि ये एड्रेनालिन वगैरह क्या है, फियर एंड फाइटिंग हार्मोन है, इतना तो आपने सीखा ही था। वहां पे ना आपको एक और बात बताई गई थी, क्या, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इतना याद है सबको? नहीं याद है तो देख लिया, समझ आ Yes, रहा है ma'am. आपको? बहुत क्रिस्टल क्लियर। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, तो ये किडनी के एंटीरियर मतलब ऊपर वाले पार्ट में, ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे प्रेजेंट है।
फिर जब यहाँ पे बात करी जाती है एड्रिनल ग्लैंड को जूम करके उसके अंदर जब देखा जाता है तो इसमें दो पार्ट है, एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला। अब समझ आया? अंदर वाले हिस्से को यहाँ भी मेडुला कहते हैं और बाहर वाले हिस्से को यहाँ भी कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी में भी अंदर वाले हिस्से को मेडुला कह रहे थे और बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोल रहे थे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आई? ठीक है, तो यहाँ जो हम एंजियोटेंसिन 2 को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? यहाँ जो हम लोग एंजियोटेंसिन 2 को देख रहे हैं, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है और कहता है कि तुम क्या करो, तुम एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करो। मतलब क्या बोला मैंने? आपने अभी अभी जो ये देखा, तो ये एंजियोटेंसिन 2 है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, ब्लैक में ब्लैक पता नहीं चलेगा। हाँ अब ठीक है। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसने एक्टिवेट किया एड्रिनल कॉर्टेक्स को। अब ठीक है, ये इसको एक्टिवेट किया और जब ये एंजियोटेंसिन 2, सोचिए कहाँ से कहाँ काम कर रहा है, ये किधर से किधर कहाँ कहाँ घूम घूम के फीडबैक मैकेनिज्म को, आपके बॉडी के ऑस्मोरेगुलेशन को हर तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। अब आगे की छिपी हुई स्टोरी ये है कि ये कॉर्टेक्स जो है ना, ये कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स, नॉट द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, ये एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स है। अब ये जो कॉर्टेक्स है ये क्या करेगा? ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा। इसका सिक्रीशन करेगा, ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा। अब ठीक है, अब आया समझ में? ये कॉर्टेक्स किसका सिक्रीशन कराएगा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। अब इसको देख के ही सिर्फ समझ आ जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं आपको। अब क्या देखिए कहाँ कहाँ से स्टोरी जुड़ी हुई है। एंजियोटेंसिनोजेन था जिसको एंजियोटेंसिन 1 में और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2? एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट एल्डोस्टेरोन। अब आया समझ में? इतनी स्टोरी क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसने Yes. क्या किया? एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट कराया। अब इसके बाद जैसे ही एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन हुआ तो हमने इस फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में जब शुरुआत करी थी और हमने जब ये स्टोरी सुनी थी तो हमने क्या देखा था कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ना, जब कम हुआ था तब ये सारा ड्रामा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसको बढ़ाने का क्या तरीका है कि आप एक काम कीजिए कि जो पानी का और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा दीजिए, जो आपका ट्यूब्यूल का डिस्टल पार्ट है। ठीक है, वहां से आप इसको क्या कीजिए? बढ़ा दीजिए, तो जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और जीएफआर भी बढ़ेगा। तो इसने क्या किया? रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया सोडियम आयन का और वाटर का। ठीक है, यहाँ पे लिख के और फिर मैं एरो डाल दूंगी तो सर्कल सा बन जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ sodium ions and water From DCT. distal part of tubule। ठीक है, तो ये किसका वर्क आपने सीखा? ये वर्क है एल्डोस्टेरोन का। मतलब इतनी मेहनत मशक्कत करी गई किसके लिए? सिर्फ इस एल्डोस्टेरोन बेचारे से पूरा काम लेने के लिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ से अगर उठाते अब ठीक है, हो गया ना? ये पूरा एक साइकिल था यहाँ पे आपका, यहाँ तक तैयार हो गया। फिर जब ये हो ही गया है, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? फिर जो जीएफआर है वो नॉर्मल हो GFR जाएगा। increase होगा। हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा ड्रामा किसका था? एंजियोटेंसिन 2 का था। इसमें कोई दिक्कत किसी को? समझ आया सबको? ठीक है, आगे देखिए। मैम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब? देखिए, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब अगर मैं यहाँ पे डायमीटर इतना बना दूं तो
कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना, Decrease और in diameter. वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब ये जो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज वगैरह है इसका कंस्ट्रिक्ट होना, तो बोला जाता है वैसो कंस्ट्रिक्टर। अब ठीक है, समझे? तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे टर्म कौन सा यूज करते हैं, कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि ये जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको भी बढ़ाएगा, जीएफआर को भी बढ़ाएगा। अच्छा, इसको बोला क्या जाता है, हमने जो अभी पूरा पढ़ा, तो इसको हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, जो अभी भी आपने सीखा है। मतलब ये अगर आपको एग्जाम में नोट आता है ना, राइट अ नोट ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है इसको आपको पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है भी 3 मार्क्स का। आपको जो सिंपल सा दिख रहा है, तो सारी स्टोरी आपको पहले समझानी पड़ेगी ना। क्या पहले, a fall in GFR is responsible for secretion of renin. Point number 1, what is the function of renin? Renin is responsible for conversion of angiotensinogen into angiotensin 1 and angiotensin 2. हो गया आपको point number 2. Then angiotensin 2 is responsible for stimulation of adrenal cortex. फिर next point, adrenal cortex is responsible for secretion of aldosterone. चौथा हो गया। फिर next point, what is the function of this aldosterone? Aldosterone is responsible for reabsorption of sodium ions and water from distal parts of your tubules of kidney. Fifth point, the next point, and what happens after this phenomena? Due to reabsorption of more and more sodium ions and water, the blood pressure increases, and the increased blood pressure is responsible for increasement of GFR, glomerular filtration rate। हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन। मतलब मरे से मरा 0 लेवल का आपने लिखा, तब आपके 6 पॉइंट आए यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, ये आपको एग्जाम में आएगा। अगर टीचर को आपको चेक करना हुआ तो ये क्वेश्चन आएगा, और एक मैंने JGSL का बताया था आपको, और एक आपका यहाँ पे डायूरेसिस वाला केक आएगा। ठीक है, बाकी सब तो कोई डमी नहीं है, वो तो आपने भी देख रखा है कि बस क्या था। हाँ भाई, ये फिजियोलॉजी को छोड़ दीजिए, प्रोसेसिंग है, कहाँ पे क्या अवेलेबल है, क्या पार्ट है, क्या सिक्रीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझने वाला बस ये पार्ट आपका था। देन देखिए यहाँ पे एक, अब आपकी हार्ट की बात करी जाएगी। ठीक है, आपके हार्ट में एट्रिया कहाँ होता है, याद कीजिए। आपके हार्ट में एट्रियम कहाँ होता है? Upper part of heart. हाँ ठीक है, सिंपल सी बात है। कहीं ऐसा ना कि कोई बच्चा जो है इसको वेंट्रिकल समझ ले। नॉर्मल सी सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अपर साइड का जो दोनों पार्ट आपने समझ रखा था, ये क्या था? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम की एट्रियल पार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहानी ये है आगे की, अभी तक का तो आपने समझ लिया। अब आगे की स्टोरी ये है, अभी आपने क्या किया, अभी ब्लड प्रेशर आपने बढ़ाया, किसने बढ़ाया? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ने बढ़ाया। क्या हुआ, ये पूरी स्टोरी आपको याद होगी। तो फिर इसके लिए कोई चेक फैक्टर भी होना चाहिए ना, कोई इसको चेक करने वाला भी बैठा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा होने लगी तो तब भी दिक्कत है। सवाल ये उठता है कि आखिर जब ब्लड का फ्लो और ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा? तो ब्लड का जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो अपना कॉमन सेंस लगाइए। मैंने आपको जब अभी तुरंत मैंने क्या बोला था कि इस चैप्टर को इंस्टेंटली पढ़ा के और तुरंत इस चैप्टर को स्टार्ट करने का बेनिफिट ये है कि आपको समझ थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। अभी तुरंत मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में समझाया था, जैसे अगर हम इस राइट एट्रियम के बारे में बात करें, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स एंड लोअर बॉडी पार्ट्स वाया सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। याद आया आपको? ठीक है, तो ये Yes, sir. जब रिसीव कर रहा है तो रिसीव तो इसी को करने को मिल रहा है ना। तो ब्लड का प्रेशर अगर आपका बढ़ेगा तो ये एट्रियम और ये एट्रियम जो है ब्लड के बढ़े हुए प्रेशर को, तो ये दोनों फील कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड का फ्लो या ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है, तो जो आपका एट्रिया है ये क्या करता है, एक ANF फैक्टर रिलीज करता है, इसको एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं। क्या बोल
पेट्रियल लगा दीजिए, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। अभी ऊपर सारा काम किसके लिए हो रहा था, वैसोकंस्ट्रिक्शन के लिए हो रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ाया जाना था वहां पे। अब यहाँ किसके लिए काम किया जा रहा है, तो एएनएफ, कोई आपसे पूछे एएनएफ क्या करेगा, तो ये बहुत अच्छा वैसोडाइलेटर है। डायलेशन मतलब फैलना। अभी अभी आप अपर पार्ट में क्या कर रहे थे, यहाँ देखिए वैसोकंस्ट्रिक्शन, आप कंस्ट्रिक्शन का काम करा रहे थे, उसके डायमीटर को आप कम कर रहे थे। वैसोकंस्ट्रिक्शन का उल्टा अगर करें, जैसे इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स पढ़ते हैं, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन का उल्टा I'm ऑपोजिट हो increasing जाएगा the वैसोडाइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसका डायलेशन हो जाएगा। डायलेशन होगा तो क्या होगा, आपका ब्लड का प्रेशर कम होगा, लो हो जाएगा। लो हो जाएगा तो एएनएफ मैकेनिज्म को बोला जाता है, इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। आप क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक की स्टोरी सबको, आप देखिए एक बार चेक करके देखिए वाला पूरा पैरा, आपके पास आपकी बुक अवेलेबल है, उसमें एक बार ध्यान से देख के रीड करके कहीं पे मैम डाउट है चेक तो मैकेनिज्म। चेक मैकेनिज्म बोलने का मतलब है जैसे कैसे किसी चीज को चेक करना, चेक करना जैसे कैसे आप फूड चेन पढ़ते थे तो बोला जाता था कि इसकी अपर लेवल पे जो किसी चीज को फीड करने पर खाने का काम करता है, उसकी पॉपुलेशन को चेक करता है। चेक इन द सेंस कि उसको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम करता है। अब अपना एक कॉमन सेंस लगाइए, अगर यहाँ पे इसने जो वैसो कंस्ट्रिक्शन करा है, ये पूरा ड्रामा जो वैसो कंस्ट्रिक्शन के लिए हुआ था, अगर ये वैसो कंस्ट्रिक्शन होता चला जाता और ब्लड का प्रेशर बढ़ता चला जाता, तो एक ऐसा टाइम आता कि हिमोरेज हो जाता, फट जाता वो Yes. ब्लड के प्रेशर की वजह से, है ना। कैसे आप ऊंचाई वगैरह पे जाते हैं तो नेजल पैसेज वगैरह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, आपके ब्लड का प्रेशर तो ज्यादा हो जाता है उसकी अपेक्षा, और नेजल पैसेज जो आपका है वहां का जो स्किन है काफी पतला होता है, नाक से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पता चला वैसा ही कुछ होने लगेगा आपके बॉडी में। उससे बचाने के लिए आपका जो ये एट्रिया है ना हार्ट का, ये पहले ही अलार्म की तरह बजता हुआ ये एएनएफ रिलीज करा देगा वहां से, और यही वैसोडाइलेशन करा देगा, बोलेगा बस बस अब जो है ये वैसो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। तो ऊपर वाले मैकेनिज्म को चेक कौन करता है, एएनएफ करता है। अब समझ आया, Yes, ma'am. ठीक है। और कोई डाउट? हाँ मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट लिखने में काम आ जाएगा ये। बोलिए आइए। Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए जो आगे वाला पार्ट है, आपको पता ही है जो मेन एक मेजर पार्ट होता है ना, जिसमें कहते हैं कि दम है इस पार्ट में, बाकी नहीं है। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़ा हर्डल जो था आपके इस चैप्टर का वो निकाल लिया आपने, कुछ छोटी मोटी बातें, ठीक है। एक टर्म है आपके पास यहाँ पे, बहुत ही आसान सा इजी सा एक टर्म है। जैसे आप जब 10th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते थे ना, तो वहां आपको सिखाया गया था कि चाइल्ड बर्थ के फिनोमेना को पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जो यूरिन रिलीज का जो प्रोसेस है ना, उसको हम मिक्सचुरेशन कहते हैं, और कुछ है ही नहीं। ये क्या है, मिक्सचुरेशन है, ठीक है। अब ये तो खैर रट गया आपको कि यूरिन फॉर्मेशन काम किसका है, तो नेफ्रॉन का है। तो जब नेफ्रॉन ने किया तो लेके बैठा थोड़ी रहेगा। आपने बायोमॉलिक्यूल्स में एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी जहां पे आपको साफ साफ स्टेटमेंट दिया गया था कि आपका बॉडी जो है लगातार कंटिन्यूअसली रनिंग प्रोसेस में काम कर रहा होता है। एक सेल में एक सेकंड में 50,000 से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन वो इसलिए होता है ताकि आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन किया जाए, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। होगा तो पता चलेगा कि बंदा डेड ही हो जाएगा फिर। तो हर एक चीज यहाँ पे क्या कर रहा है, आगे आगे अपने काम को भेजने के लिए कर रहा है। नेफ्रॉन ने जो काम किया तो किसको भेजेगा, ये यूरिनरी ब्लैडर को भेजेगा, जहाँ पे ये स्टोर होता है। लेकिन जब ये स्टोर
ज्यादा हो गया तो एक सिग्नल जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजा जाता है, और जैसे ही इसमें स्ट्रेचिंग जो है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, तो जिसकी वजह से सिग्नल किसको भेजा जाता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजा जाता है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है और स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है जो कि ब्लैडर के वॉल में बैठे हुए हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। फिर ये जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये मैसेज किसको देता है, तो ये आगे जाके मैसेज भेजने का काम करता है जो स्मूथ मसल्स बैठे हुए हैं, क्योंकि जहां जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की रिलैक्सेशन की जरूरत होती है वहां वहां पे आपकी बॉडी का स्मूथ मसल बैठा होता है। अगर आपको थोड़ा भी 9th क्लास याद हो तो आपको याद होगा स्मूथ मसल्स कहाँ पे बैठे होंगे, जहां जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जरूरत और रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो स्मूथ मसल्स जो है यूरिनरी ब्लैडर का उसको बोला जाता है। फिर ये क्या करता है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर, मतलब जहाँ से यूरिनरी यूरिन रिलीज करने वाला पैसेज ओपन होता है उसको स्फिंक्टर मसल्स हम लोग वहाँ पे कहते हैं। डाइजेशन में जगह जगह पे हर जगह पे स्फिंक्टर मसल्स आएगा, ठीक है, करेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पे ये जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है क्या होगा, वहाँ पे रिलैक्स होगा, फिर वो यूरिन को बाहर रिलीज कर देगा। क्या मोरल ऑफ द स्टोरी निकला, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज टर्म्ड एज मिक्चुरेशन। बस मिक्चुरेशन क्या है, यूरिन रिलीज, शॉर्टकट में याद कीजिए, ठीक। फिर ये रिफ्लेक्स एक्शन को क्या नाम दें हम, तो इस रिफ्लेक्स एक्शन को हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। और ये तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब से अभी तक आपने इतनी बार सुना होगा मुझे बोलते हुए कि आपको वैसे भी याद हो गया होगा। जो एडल्ट ह्यूमन है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है पर डे बॉडी से बाहर रिलीज करता है। और यूरिन जो है, जैसे आप यूरिन टेस्ट अगर कराइए, कुछ छोटा मोटा कोई वैसे बीमारी का डर है कि जॉन्डिस हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो सबसे पहला तो यूरिन टेस्ट लिखा जाता है। आपको पता है यूरिन टेस्ट क्यों लिखा जाता है सबसे पहले, क्योंकि यूरिन जो है आपका फिल्टर्ड ब्लड है, उसको देख के सब कुछ पता लगाया जा सकता है। बहुत मतलब इतना डायग्नोसिस उसके थ्रू किया जा सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो यूरिन जो है ये लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड है और वाटर में सॉल्युबल, ये तो आपको पता ही है। तो कैसा है, ये स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। तो इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी है, इसमें यूरिया प्रेजेंट है उसकी वजह से। और एक दिन में अगर हम बात करें तो 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है वो रिलीज होगा। ये डेटा आपको याद रखना है, छोटा छोटा आसान सा साधारण सा डेटा है। यूरिन पर डे कितना रिलीज होता है, तो 1 to 1.5 लीटर। किडनी एक दिन में कितना फिल्ट्रेशन करता है, तो 180 लीटर, ठीक है। एक दिन में यूरिया कितना रिलीज होता है, तो 25 से 30 ग्राम। ये सब साधारण सा डेटा है, ठीक है। हाँ, कोई अगर बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहा है, ड्रग खा रहा है, आपने भी कभी ऐसा फील करा हो, तो आप देखिएगा यूरिन का कलर जो है वो डार्क येलो हो जाएगा। बहुत ज्यादा पानी पी लीजिए, हद से ज्यादा पानी पियेंगे तो वो वाटर कलर का ही हो जाएगा, तब आपको येलो तो बिल्कुल नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यूरिन के कलर का जो है चेंज होना वो बॉडी के कंडीशंस पे लगा हुआ है। और यूरिन के एनालिसिस से बहुत सारी बीमारियों की भी डायग्नोसिस की जा सकती है बहुत आसानी से, या किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का भी पता लगाया जा सकता है। मान लीजिए किडनी अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा, वो भी पता चल सकता है यूरिन टेस्ट से। कैसे, ऐसे पता चल सकता है कि जैसे यूरिन टेस्ट जाएगा उसकी डायग्नोसिस करी जाएगी। अब मान लीजिए यूरिन में सोडियम आयन बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, बोला जाएगा अच्छा इसका किडनी जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा, जितना इसको सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करना था उतना उतना इसने किया नहीं, और इस बंदे का दिमाग भी सही सलामत काम नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ आपको सोडियम पोटेशियम पंप सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोल है यूरिन डायग्नोसिस का। सबसे साधारण तो यही है कि अगर किसी की यूरिन में बहुत ज्यादा ग्लूकोज रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, जिसको हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहते हैं भाई इसको डायबिटीज की बीमारी हो गई, ठीक है। और कीटोन बॉडीज अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए यूरिन में तो उस बीमारी को हम कीटोन्यूरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी पहचान है, तो डायबिटीज की पहचान है। किसकी पहचान है, ये डायबिटीज की पहचान है। तो ये इतने डायग्नोसिस से फायदा क्या हुआ
तो पता चल गया कि हाँ भाई पर्सन को इनिशियल स्टेज में कहा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हर चीज तो नहीं फिल्टर कर देगा ना। ये कैसा फिल्ट्रेशन करता है, ये बिल्कुल डिसिप्लिन फॉर्म में, और ऐसा फिल्ट्रेशन करेगा आपका किडनी कि कोई भी एक भी एक्स्ट्रा चीज जो है वो बॉडी से बाहर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए देन हमारे पास यहाँ पे बहुत ही आसान सा, ये आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बहुत ही मतलब आसान सा एक पैरा है आपके पास कि क्या सिर्फ किडनी ही अकेला आपकी बॉडी से पीता को या जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको बाहर करने का काम करता है? नहीं, किडनी के साथ मिलके बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं। अगर यूरिया वगैरह एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करना है तो किडनी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है तो लंग, फिर यहाँ पे अगर आपको कुछ और सब्सटेंसेस रिलीज करने हैं तो लिवर, स्वेट रिलीज करना है तो स्किन। ये सब अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके हैं आपकी बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने के। जैसे यहाँ पे साफ साफ देख के आपको बताया गया है कि आपका जो लंग है ये 200 ml 1 मिनट में कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से बाहर करता है। ठीक है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज करता है। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कई बार जब मैं ये बोलती हूँ तो बच्चे चौंक जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता है, वाटर कैसे होता है। मैं बच्चों को एग्जांपल देती हूँ, कहती हूँ कभी ब्लैंकेट के अंदर मोबाइल फोन चला के देखिए, पता चल जाएगा कि आप जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं उसमें वाटर रिलीज होता है नहीं होता है। आपने नोटिस करा होगा बार बार उसके स्क्रीन पे ना वेपर आ जाता है, कहाँ से आता है? वेपर फॉर्म होता है। हाँ, तो वो इस वजह से आता है क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होता है। और ये तो खैर यूपीएससी बीपीएससी में पूछा जाता है, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, ये आपके 22वें चैप्टर में भी लिखा हुआ है, आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? लिवर है। ये क्या करता है? बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन को सिक्रीट करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो भी एक्सक्रीटा बॉडी के बाहर रिलीज होता है उसका कलर येलो हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल है, डिग्रेडेड स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, विटामिन हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है। बहुत सारे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो कि डाइजेस्टिव, जैसे मैंने बोला बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन वगैरह जो है वो डाइजेस्टिव वेस्ट में मिक्स होने की वजह से उसका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्वेट ग्लैंड्स की। अब जो आपका स्वेट ग्लैंड है और नोज के पास आप ऐसे फिंगर थोड़ा सा प्रेस करके देखेंगे ना, देखेंगे फिंगर में ना ऑयल जैसा लगा हुआ है, वो सीबेशियस ग्लैंड है। आपके स्किन में क्या है? सीबेशियस ग्लैंड है। अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम अपना फेस वॉश करें ही नहीं, तो जिनका स्किन सेंसिटिव होगा देखिएगा, नोटिस कीजिएगा तुरंत पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। रीजन ये है कि आपका जो सीबेशियस ग्लैंड है वो तो सेबम सिक्रीट कर रहा है, आपने उसको वॉश करके वहां से बाहर नहीं किया तो उसके अंदर से फिर रिलीज होगा। उस बेचारे को जब रिलीज होने की जगह मिलेगी नहीं तो वहां पे पिंपल फॉर्म कर देगा। तो सीबेशियस ग्लैंड जो ये लगातार सेबम सिक्रीट करता है। ठीक है, बोल भी रहा है यहाँ पे कि ये क्या करता है, कुछ सिक्रीशन करता है, जो मैंने आपको बताया उसको सेबम कहते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड क्या करेगा? तो स्वेट सिक्रीट करता है, और उसमें क्या होता है? NaCl होता है, सॉल्टी होता है तभी इसका नेचर। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया लैक्टिक एसिड वगैरह भी इसके थ्रू रिलीज होता है। जबकि जो स्वेट जो है ये आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट भी देता है गर्मी के टाइम में, तो भी पता है आपको, और कुछ वेस्ट को भी रिमूवल करने का काम करता है। अब सीबेशियस ग्लैंड, जैसे अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये क्या करेगा? स्टिरोल्स, हाइड्रोकार्बन, लैक्सेज वगैरह जो है जिसको हम सेबम कहते हैं, ये सब रिलीज करने का काम करता है। अब ये आपके पूरे फेस पे क्या करता है? प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग बनाता है। ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है थोड़ा सा सलाइवा भी क्या करता है? रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, इस पैरा में कोई डाउट किसी को? आगे चले हम लोग। यस मैम। आसान सा था ये, तो ऐसे भी अपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, इससे अच्छा ही पढ़ रखा है, बेचारा बहुत छोटा सा पैरा है, आसान सा है। लास्ट सेगमेंट बोलने का मतलब, जब भी किसी चैप्टर को खुद को डोमिनेट करना होता है तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिसऑर्डर्स की पढ़ाई कराई जाती है ना। लास्ट सेगमेंट डिसऑर्डर्स का आता है आखिरी सेगमेंट।
लेकिन हाँ, यहाँ हीमोडायलिसिस वगैरह की बात आती है, जो सबसे अच्छा सेटअप आपके 10th वाले बुक में बना हुआ है। याद है आपको? हीमोडायलिसिस का एक डायग्राम है, नहीं याद हो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको भी शो कर देती हूँ, देखिए आ जाएगा कुछ। ठीक है, देखिए किडनी तो खैर अगर काम ना करे ढंग से तो क्या होगा, ब्लड में यूरिया जमा होना स्टार्ट हो जाता है। यूरिया कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, तो अगर किसी के ब्लड में यूरिया ज्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन को यूरेनिया कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरेनिया? द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज नोन एज यूरेनिया। ठीक, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो किडनी फेलियर को लीड करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो फिर अब उस पेशेंट और उस बंदे को एक अलार्मिंग सिग्नल मिल जाता है। किस चीज के लिए? बोला जाता है कि भाई चाहे जैसे भी हो यूरिया को बाहर रिमूव कराओ, नहीं तो फिर तुम्हारी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है। तो फिर हीमोडायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है। तो हीमोडायलिसिस जब किया जाता है तो वहां पे आर्टिफिशियली उस पेशेंट के ब्लड को एक साइड से ड्रेन किया जाता है, दूसरे साइड से उसमें से यूरिया को बाहर रिलीज करते हुए। और हाँ, हिपारिन जो है एक एंटीकोगुलेंट है, मतलब ब्लड को जमने नहीं देता, खून को जमने नहीं देता। कौन? हिपारिन। तो उसमें हिपारिन भी होता है, क्योंकि पता चला कि एक साइड से ब्लड को निकालने की फैसिलिटी तो करी, लेकिन वो ब्लड क्लॉट कर गया तो पेशेंट की तो डेथ ही हो जाएगी ना। तो यहाँ पे हीमोडायलिसिस आप देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। अच्छा खासा डायग्राम जो है आपको 10th क्लास में दिया था। एक सबसे साधारण सा उठाती हूँ जिसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए, सबसे आसान तो नहीं। अब जैसे ये पेशेंट है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है, इसमें देखिए इसकी बॉडी में ऐसी फैसिलिटी करी गई है कि एक साइड से क्या किया जा रहा है, इसका जो ब्लड है वो रिफिल लिया जा रहा है। ये डायलाइजर है, ठीक है। अब ये जो डायलाइजर है ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो रिमूव किस चीज को करेगा, वेस्ट को रिमूव करेगा। यहाँ से रिमूव हो गया, रिमूव करने के बाद जो क्लीन ब्लड है वो वापस उस पेशेंट को दे दिया जाता है। तो डायलाइजर जो है ना, इसी में हिपैरिन को डाल दिया जाता है। क्यों हिपैरिन को डाला जाता है? भाई हिपैरिन नहीं डालेंगे तो पता चला ब्लड इसका बाहर निकाल लिया, और जब इसका ब्लड बाहर निकाल लिया तो ब्लड जो है वो क्लॉट कर गया, तो बेचारा तो वैसे भी डेड हो जाएगा। तो एंटीकोगुलेंट हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हिपैरिन का। अगर आपसे कल को जाके पूछा जाए व्हाट इज हिपैरिन, वहां पे बच्चों को बोला जाता है कि वैसो कंस्ट्रिक्टर है, वैसो डायलेटर है, एंटीकोगुलेंट है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये एंटीकोगुलेंट है, मतलब आपकी बॉडी के ब्लड को ये जमने नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी रहा है। ये क्या करता है, कोइल्ड सेलोफेन ट्यूब जो है ये कैरी करता है, जहाँ पे जिसके अंदर जो भी आपने देखा डायलेजिंग फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, उसी पेशेंट की बॉडी से निकाल के फिर उसी पेशेंट को वापस दे दिया जाता है। अच्छा खासा सेटअप था, जिसको देख के आप ये जरूर समझ रहे होंगे कि हाँ, उस पेशेंट की बॉडी में एक्चुअली अगर हीमोडायलिसिस हो रहा है या हीमोडायलिसिस अगर कराया जा रहा है तो हो जा रहा है। ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के बाकी जो सारी चीजें हैं जब उसको बॉडी के बाहर रिमूव कर लिया तो वापस उस पेशेंट को उसकी बॉडी में दे दिया जाता है। फ्लूइड लॉस होगा तो वैसे भी डेड हो जाएगा कोई भी पर्सन, जिसकी वजह से उसको वापस दे दिया जाता है। आगे देखिए, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे ऐसी तैयारी करी जाती है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वैसे भी पास होकर वहां से बाहर आउट हो जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं होता, उसमें होगा तो बंदा मर ही जाएगा। ठीक है, फ्रीली वहां से आउट हो जाता है, तो ब्लड क्लीन हो जाता है, और क्लियर्ड ब्लड जो है वो पंप बैक कर दिया जाता है, वेन के थ्रू उसको दे दिया जाता है। और देखिए आफ्टर एडिंग एंटी हिपैरिन, फिर उसको एंटी हिपैरिन देते हुए फिर बॉडी में क्या जरूरत है हिपैरिन की,
एंटीहेपेरिन देके फिर उसको बॉडी के अंदर किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके लिए क्या है आज के लिए में सही में वरदान की तरह, अगर नहीं हो तो मर ही जाएंगे। आगे देखिए, कोई तरीका नहीं है कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, ठीक है। कब कराना पड़ेगा? जब रीनल, भाई एक किडनी खराब हो तो दूसरी किडनी से काम तो चल रहा होता है, दोनों खराब हो जाए फिर क्या तरीका है? तो एक सुटेबल डोनर को ढूंढते हुए फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, ठीक है। ज्यादातर क्लोज रिलेटिव्स ही कर पाते हैं क्योंकि ब्लड ग्रुप मैच है, बहुत सारी चीजें हैं, रिजेक्शन के चांसेस को कम होना चाहिए। तो ये सब देखते हुए, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम वगैरह को देखते हुए फिर उसको जो क्लोज रिलेटिव होते हैं वही ज्यादातर किडनी देने का काम करते हैं। और मॉडर्न जो क्लिनिकल प्रोसेसेस आज के डे में है आपके पास और प्रोसीजर्स हैं, तो ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स को भी आसान बनाने का काम करते हैं। अगर ये किडनी ट्रांसप्लांट किया गया तो किडनी की ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके बॉडी का कौन सा लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है? किसी पेशेंट में अगर हम किडनी को लगा दें, ट्रांसप्लांट करें, तो उसका रिजेक्शन किसकी वजह से होता है? मैंने दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा, बताइए। देखिए, अगर ट्रांसप्लांटेशन का काम हमने किया और ट्रांसप्लांट करने के बाद, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद भी उस पेशेंट को, मैंने आपको सिखाया था, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाता है। इम्यूनोसप्रेसिव, मैम टी लिम्फोसाइट्स। हाँ, यहाँ देखिए लिखा तो है, मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है? ये टी लिम्फोसाइट की तरफ किया जा रहा है। यही टी लिम्फोसाइट क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। तो उसको रिजेक्शन से बचाने के लिए क्या किया जाता है? खैर ठीक है, सुटेबल डोनर का तो हमने लिया, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए उस पेशेंट को क्या दिया जाता है? उस पेशेंट को जिंदगी भर, जब तक वो जिंदा रहना चाहता है तब तक उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेना पड़ेगा। और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग किससे बनाया जाता है? जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा रही थी, उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जब मैंने आपको फंजाई पढ़ाया था, तो फंजाई में बुक टर्न करके देखिए, जो ड्यूटेरोमाइसिस इम्परफेक्ट फंजाई आपने पढ़ा था, उसमें सबसे लास्ट में आखिरी में एग्जांपल आपको ट्राइकोडर्मा लिखा हुआ है ना। आखिरी कैटेगरी में आपके पास ट्राइकोडर्मा आता है। वही जो ट्राइकोडर्मा आपके पास अवेलेबल है, उस ट्राइकोडर्मा का क्या काम है? उसको इस्तेमाल करके इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बनाया जाता है। सोचिए, फंजाई होते हुए भी इतना इंपॉर्टेंट वर्क जो है वहाँ पे परफॉर्म करता है। याद आया सबको? ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन वर्क भी करेंगे, इतनी मेहनत में कर रही हूँ और लगातार आपको फटाफट सारे जो चैप्टर्स हैं वो आप ओवर तो कर ही रहे हैं साथ के साथ, लेकिन आपको समझना भी है और समझने के साथ साथ आपको उसको याद भी रखना है। अब अगर याद ही नहीं रखेंगे तो मेरे पढ़ाने से क्या, मैं आपको 24 घंटे पढ़ाऊंगी, लेकिन 24 घंटे में से आपको याद मेरे 5 मिनट का भी ना हो तो कोई फायदा ही नहीं है। याद भी रखेंगे साथ के साथ। अगला देखिए, ये सारी जो टर्म्स है ना, आपको सुनने को जरूर मिलेंगे, मेडिकल टर्म है, और छोटी मोटी बीमारियां तो वैसे भी सुनने को आपको मिल ही जाती हैं। छोटी मोटी तो नहीं है, लेकिन हाँ हो ही जाता है, ये सब बन ही जाता है। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे आपके पास एक डिसऑर्डर है, इसका नाम है रीनल कैल्कुली। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। रीनल वर्ड आता है किडनी के लिए, और यहाँ पे हम लोग दूसरा टर्म दे रहे हैं कैल्कुली। तो ये किसके लिए बोला जा रहा है? ऑक्सलेट्स वगैरह जो है ना, कुछ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स हैं, ठीक है। जब किडनी के अंदर बन जाता है, इस घटना को, इस डिसऑर्डर को हम रीनल कैल्कुली कहते हैं। क्या बोला मैंने? साधारण भाषा में बोलूं, किडनी में स्टोन का बनना। अब आया समझ में? किडनी Yes. में कोई बोले कि स्टोन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे बायो के टर्म में? उसको बायो के टर्म में हम रीनल कैल्कुली बोलेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और सबसे अच्छा क्या है, ये तो जितना सुनने में आपको लग रहा है ना ये लेंदी है, उतना ही आसान है, उतना ही इजी है। तो ध्यान से देखिए, ये है ग्लोमेरुलो।
तो आया ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलस का प्लूरल ग्लोमेरुली होता है, एक ही ग्लोमेरुलस थोड़ी है, मिलियंस के नंबर में नेफ्रॉन है तो मिलियंस के नंबर में ग्लोमेरुली भी है, ग्लोमेरुलस का प्लूरल ग्लोमेरुली होता है, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस है आपके किडनी का, जब उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो वैसे भी जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो अफेक्टेड हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में क्या हो जाएगा, वहां पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आएगी। तो इस बीमारी को हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो नाम है इसका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट, लिखा तो है यहाँ पे ग्लोमेरुलस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, अगर आप प्लूरल बोलना चाहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली। अब ग्लोमेरुली हार्ट में थोड़ी देखने को मिलेगा, किडनी में पढ़ा है आपने तो किडनी में ही होगा। तो आप आगे ऐड कर लीजिए इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। किडनी का जो ग्लोमेरुलस है उसमें जो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। Yes, एक बार फटाफट ध्यान से देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से पहले। पेज 1 से लास्ट पेज तक फटाफट टर्न करके देखेंगे, अगर आपको कोई डाउट है पूछेंगे मेरे से। ma'am. Meaning of medullary interstitial fluid. देखिए यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आपके पास क्या है ना, ये किडनी है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसमें हमें एक नेफ्रॉन को फिट करके देखना है कि इसकी पोजीशनिंग क्या है, तो जो आपके पास क्या है, मान लीजिए ऐसे zigzag करके और मैं ये कलेक्टिंग डक्ट बना दूं, तो मैंने यहाँ पे एक नेफ्रॉन को फिट कर दिया, ठीक है। अच्छा नेफ्रॉन है तो क्या वैसा रेक्टा नहीं है इसके पास, है वो भी है पैरेलल, ठीक, लेकिन कहाँ है, तो कहाँ है, तो उसका जवाब ये है कि इसका जो वुमेन्स कैप्सूल पीसीटी कहाँ है, तो कॉर्टिकल जोन में है। इसका नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पोर्शन कहाँ है, तो मेडुलरी जोन में है। तो जब वैसा रेक्टा और नेफ्रॉन अपने एक्सचेंज का गेम खेल रहे थे, तो एक्चुअल में वहां पे मीडियम किसका प्रेजेंट था, वो था तो मेडुला के अंदर। ये जो पूरा होल सेटअप है वो एम्बेडेड किसके अंदर है, तो मेडुला के अंदर। तो ये जो मेडुला आपके पास अवेलेबल है, तो ये मेडुला क्या करता है, इसका अपना यहाँ पे सेल अवेलेबल है। अब जब ये सेल अवेलेबल है तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है क्या, कि वैसा रेक्टा और जो बार बार आप वहां पे पढ़ते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वापस दे दिया गया कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। तो जब वहां पे दिया गया उसको, तो दिया गया, आप अपना एक कॉमन सेंस लगाइए। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट जैसे इसको क्या करना है, आगे लेके जाना है, जो यूरिन इसने फिल्ट्रेशन किया, फिर ये आगे जाता 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 क्या करेगा, यहाँ तक ले जाके देगा। अब जिस चीज को इसको नहीं भेजना, जो ये नहीं भेजना चाहता है, वो किसको दे देगा, बोलेगा हाँ भाई ये तुम रखो अपने पास सही सलामत, इसको वापस बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इस मेडुला का जो प्लाउन टिश्यू यहाँ पे अवेलेबल है ना, तो टिश्यू किसका बना है, सेल का। तो सेल जो है ये यहाँ पे अपना जो फ्लूइड मैट्रिक्स कैरी करता है, इसके पास जो फ्लूइड है, तो उसको हम लोग मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। अब आया समझ में, ठीक है। Yes, ma'am. और कोई डाउट, देख लीजिए एक बार ध्यान से। No, ma'am. क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक जो कराया मैंने आपको अभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am.